हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। ये पाठशाला हमेशा ये कोशिश करती है कि आपको उम्दा कंटेंट और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे। तो इसमें हम काफी हद तक कामयाब हो रहे हैं, क्योंकि आपका प्यार जिस तरीके से हमें मिल रहा है, कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स मिल रहे हैं वो चीज़ ये बताते हैं कि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। तो इसी तरीके से साथ पे बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। चलिए, आज मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा मैम क्या लेकर आई हैं। आज हम क्लास 10th हिंदी कोर्स ए, ध्यान रखिएगा कोर्स ए की जो हमारी बुक है क्षितिज भाग 2, जो 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो अब हम काव्य खंड खत्म करके अभी तक गद्य खंड पर आ चुके हैं। गद्य खंड का हमारा तीसरा अध्याय है लखनवी अंदाज, जिसको हम पढ़कर समझ चुके हैं। हमने उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अब कहां पर आ गए? अब हम आ गए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि अब हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो रहेगा सब्जेक्टिव, यानी कि मल्टीपल। जो आपकी जब मल्टीपल तो हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हम देखेंगे वो हमारे सब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम करने के लिए जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज, जिस पर हमारा पूरा का पूरा एक सेक्शन डिपेंड रहता है। तो हर चैप्टर के मैं अलग अलग सेपरेटली आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा रही हूं, ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ चुके हैं इसलिए हमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए इससे संबंधित। पहला प्रश्न है, साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न क्यों दिखाई दिया? अब ये साहब कौन थे भाई, आप बता सकते हो? भाई, जब हमारे लेखक ट्रेन में पहुंचे तो उस समय एक नवाब साहब बैठे थे, तो नवाब साहब का सिर्फ साहब लिया गया। ध्यान रखिएगा इस तरीके से। देखिए, इससे पहले जो चैप्टर था हमारा बाल गोविंद भगत, उसमें साहब थे कबीर जी, लेकिन यहां पर क्या है साहब हमारे? ये हैं हमारे नवाब साहब। तो थोड़ा समझ बूझ कर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर, तब, क्योंकि जब हमारे एग्जाम में आएंगे तब चैप्टर वाइज नहीं आते, तब शफल करके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना। साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न क्यों दिखाई दिया? क्या कारण था? यानी कि नवाब साहब में उनकी आंखों में इतना विघ्न क्यों दिखाई दे रहा था? पहला क्वेश्चन है, डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने के कारण, अत्यधिक शोर होने के कारण, स्टेशन पर खीरे वाले को देखकर, समय पर गाड़ी ना चलने के कारण। भाई, इत्मीनान से एकदम शांति से बैठे हुए थे हमारे नवाब साहब, लेकिन जैसे ही हमारे राइटर यानी कि लेखक यशपाल जी वहां पहुंचे तो उनकी जो आंखें थी उनमें विघ्न दिखाई देने लगा। उनको मतलब जैसा लगा कि उनकी शांति में किसी ने खलल डाल दिया हो। तो सही ऑप्शन है, डिब्बे में लेखक के सहसा आ जाने के कारण नवाब साहब की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न की रेखा दिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ट्रेन के किस डिब्बे में सफर कर रहा था? लेखक ने किस डिब्बे का टिकट लिया था? उन्होंने सेकंड क्लास डिब्बे का टिकट लिया था। कारण यह था कि वो आराम से प्राकृतिक नजारे देखते हुए एक नई कहानी को सोचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया। वो सोच रहे थे कि भाई उस समय सेकंड क्लास के डिब्बे में ज्यादा लोग सफर नहीं करते थे, तो उन्हें लगा था कोई नहीं होगा, मैं इत्मीनान से। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो ऑलरेडी नवाब साहब थे। तो ऑप्शन है फर्स्ट क्लास, अपर क्लास, थर्ड क्लास या सेकंड क्लास। उन्होंने लिया था सेकंड क्लास के टिकट। प्रश्न संख्या 3 है, डिब्बे के बारे में लेखक का यह अनुमान था कि, अभी मैंने आपको बता दिया भाई, उन्होंने सेकंड क्लास का जब टिकट लिया तो वो किस अनुमान से डिब्बे पर चढ़े थे? पहला, डिब्बा निर्जन होगा। तीसरा, डिब्बा भरा हुआ होगा। तीसरा है, डिब्बे में सीट नहीं मिल पाएगी। चौथा, डिब्बे में मधुर स्वभाव वाले मुसाफिरों का साथ मिलेगा। तो उन्होंने किस उससे सेकंड क्लास का लिया था कि डिब्बा निर्जन होगा, अर्थात खाली होगा पूरी तरीके से, तो वो इत्मीनान से बैठेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, डिब्बे में चढ़ते ही लेखक ने क्या देखा? जब वो डिब्बे में चढ़े तो सबसे पहले उनकी निगाह किस पर पड़ी? 2 ताजे खीरों पर, इलाहाबादी नवाब पर, अपदार्थ वस्तु पर, या सफेद पोश सज्जन पर? किस पर पड़ी थी? जब वो पहुंचे तो सबसे पहले नवाब साहब बैठे हुए थे, तो उनको हमारे लेखक ने क्या कहा है? सफेद पोश सज्जन। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? फोर्थ वाला, सफेद पोश सज्जन। प्रश्न संख्या 5 है, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया? जैसे ही हमारे लेखक डिब्बे में पहुंचे
तो अब जो नवाब साहब थे, उन सज्जन की आंखों में क्या, सज्जन कौन, फिर वही नवाब साहब, भाई उनको कई नामों से जाना गया है, लखनवी नवाब साहब, नवाब जी, सफेदपोश सज्जन, तो कई चीज नामों से है। तो हर नामों पर थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हुए चलिएगा कि कौन सा नाम पूछा जा रहा है। तो जब वो आए तो सज्जन की आंखों में क्या दिखाई दिया, प्रसन्नता, भावुकता, असंतोष या क्रोध। तो वहां पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, विघ्न। विघ्न का तात्पर्य क्या होता है, किसी तरह का हर्डल, बाधा आना। तो यहां पर वो हम भाव जो है वो होगा आपका असंतोष से होगा। ध्यान रखिए, असंतोष क्या होता है, कोई चीज जैसे हो रही है उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि हम जैसा सोच रहे थे वैसा घटित नहीं हुआ, यानी कि विघ्न आया, तो उसको हम शाब्दिक अर्थ में क्या कह सकते हैं, असंतोष। प्रश्न संख्या 6 है, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से अवतरित है, इसके लेखक का नाम बताइए। देखिए अब क्या होगा, जैसे आपको एक गद्यांश दे दिया गया, अब उस गद्यांश में ना पाठ का नाम है, कुछ नहीं है, तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम, अभी तो हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, तो आपको पता है कि भाई चैप्टर है लखनवी अंदाज, राइटर है यशपाल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब तो चैप्टर का नाम नहीं दिया रहेगा, ना ही राइटर का नाम आपको कोई बताएगा। तो उसके लिए हर चैप्टर, आपको चैप्टर पूरा, सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे, चैप्टर के नाम याद करने पड़ेंगे, उनके राइटर याद करने पड़ेंगे, उनकी जन्म तारीख याद करनी पड़ेगी, उनकी एजुकेशन याद करनी पड़ेगी, बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो इन सबसे अगर आप निजात पाना चाहते हो कि इतना सब लर्न करें, बेस्ट है डेली एक चैप्टर उठाओ बुक का और इत्मीनान से पूरा पढ़ो, जिसमें लेखक परिचय, पाठ, शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर सब कुछ हो, क्योंकि बहुत जरूरी है कि बुक को पहले पढ़ना जरूरी। कुछ भी आप कर लो लेकिन बुक सबसे पहले पढ़नी चाहिए आपको। तो आप सभी को पता है कि लेखक है, यहां पर पाठ है लखनवी अंदाज और लेखक है यशपाल जी। तो सही ऑप्शन हमारा है थर्ड। प्रश्न संख्या 7 है, डिब्बे में पहले से कौन उपस्थित था। जब लेखक पहुंचे तो सबसे पहले कौन उपस्थित था, स्वयं सेवक, नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन, लेखक के मित्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है, नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन पहले से मौजूद थे। लेखक की अचानक डिब्बे में आने से सफेदपोश सज्जन की क्या दशा हुई। जैसे ही लेखक आए तो उनकी क्या कंडीशन हो गई थी, उनको कैसा लग रहा था। एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष था, खुशी की लहर दौड़ गई, चिंता में स्थिति बन गई, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या था, उनके एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष आ गया था, क्योंकि वो इत्मीनान से बैठ के आराम से खीरे काट के खाना चाहते थे। अब वो एक नवाब होते हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें देखे, और ऊपर से इतनी मामूली सी अपदार्थ सी चीज खीरा खाते हुए देखे। तो अब जो उन्होंने सोचा था वो उसके विपरीत हुआ, क्योंकि उस डिब्बे में कोई आ गया। अब नवाब एक सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करे, खीरा खाए, ये किसी एक आम आदमी के सामने कैसे हो सकता था। तो इसीलिए उनकी आंखों में जो है वो अनसेटिस्फाइड सिचुएशन जो होती हैं, बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस जो बन जाती हैं, वो सिचुएशन उनके पास में बन गई थी। प्रश्न संख्या 9 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है। देखिए अपदार्थ का मतलब समझो, एक पदार्थ जैसे कोई भी चीज हो जिसकी वैल्यू होती है, कहने का मतलब जो बहुत, जैसे मान लीजिए अब अंगूर है, सेब है, संतरा है, ये सभी थोड़ा कॉस्टली आते हैं, इसलिए थोड़ा जैसे बड़े लोग होते हैं ना कि हाँ आप क्या खा रहे हैं भाई, हम तो एवोकाडो खा रहे हैं। अब एवोकाडो कितना महंगा आता है, तो लोग अपनी रहीसी दिखाने के लिए बताते हैं हम एवोकाडो खा रहे हैं। अब उसी तरीके से खीरा, अब ले लो, खीरा क्या हुआ, खीरा बहुत ही नॉर्मल सा चीज होती है, ठीक है, बहुत सस्ता आता है। तो एक बड़ा आदमी ये बोले कि हम खीरा खा रहे हैं, तो ये अरे इतना बड़ा हो गया खीरा खाता है, इतना अमीर है तो अच्छा फल खाओ। तो यहाँ पर अपना एक दर्जा दिखाने के लिए हिसाब से फल खाया जाता है। तो यहाँ पर नवाब साहब, सोचो लखनऊ के नवाब और खाएं खीरा, तो इसीलिए उसको क्या बोला गया, अपदार्थ सब्जी वस्तु, अर्थात जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए उसको अपदार्थ कहा गया है। खीरे को, डिब्बे को, गाड़ी को या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर अपदार्थ वस्तु क्या है, वो है खीरे को कहा गया है। प्रश्न संख्या 10 है, किसके सामने ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे।
किसके सामने रखे थे? जाहिर सी बात है नवाब साहब ने लिए थे, तो नवाब साहब ने कलीने से टॉवल बिछा के उसके ऊपर खीरों को सजा रखा था। तो सही ऑप्शन क्या है? नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के सामने, लेखक के सामने, डिब्बे के सामने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन के सामने ताजे चिकने खीरे तौलिए पर सजे हुए रखे थे। गद्यांश के आधार पर बताइए कि लेखक ने क्या कहकर खीरा खाने से मना कर दिया। उसने क्या कहा और मना कर दिया कि नहीं, हम खीरा नहीं खाएंगे। पहला है खीरा पसंद नहीं है, दूसरा है इस समय इसकी इच्छा महसूस नहीं हो रही है, अर्थात खीरा खाने की इच्छा महसूस नहीं हो रही है। तीसरा है मेरा मैदा भी जरा कमजोर है, अर्थात मेरा हाजमा जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। चौथा है खा और गा दोनों। तो यहां पर जो सही ऑप्शन है वो है खा और गा दोनों, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला कि इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही और फिर ये बताया उन्होंने कि उनका मैदा जरा कमजोर है, यानी कि इस समय उनका हाजमा ठीक नहीं चल रहा है। तो हम फोर्थ पर यहां पर मार्क करेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को किस प्रकार देखा? किस तरह से देखा था? सतृष्ण आंखों से, वितृष्ण आंखों से, तृष्णा से, या इनमें से कोई नहीं। तो नवाब साहब खीरे को सतृष्ण आंखों से तृष्णा मतलब होता है प्यास, ठीक है, किसी चीज की जो प्यास होती है, भूख होती है उसको। अब नवाब साहब उस खीरे को भाई उन्होंने खरीदा तो खाने के लिए ही था, अब उनको इच्छा भी कर रही थी, तो वो कैसी आंखों से देख रहे थे? सतृष्ण, यानी कि जल्दी से उठाएं और उसको खा ले, इस तरह की आंखों से वो देख रहे थे। तो सही ऑप्शन है सतृष्ण आंखों से। प्रश्न संख्या 13 है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों का स्वाद किस प्रकार लिया? अब नवाब साहब ने इतनी मेहनत करी खीरे के लिए, उन्होंने उनको धोया, फिर नमक लगा के रगड़ा, छीला, फिर उनको फाके काटी, उसके ऊपर नमक मिर्च और जीरे का पाउडर पुरका, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया था? खीरे खाए थे? नहीं खाए थे ना। उन्होंने एक एक खीरा उठाया, सूंघा और सूंघ के खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो किस तरीके से उन्होंने फाकों का स्वाद लिया? उन्होंने सूंघ कर लिया। ऑप्शन देख कर, खाकर, सूंघ कर, या ये सभी? तो सही ऑप्शन है उन्हें सूंघ कर उन्होंने जो है उसका स्वाद लिया था। प्रश्न संख्या 14 है, नमक मिर्च छिड़क कर दिए गए खीरे की फाकों को देखकर लेखक की क्या स्थिति थी? अब क्या था, नमक मिर्च छिड़क कर जो सामने खीरे रखे गए थे वो क्या होते हैं, थोड़े पनिया जाते हैं। जैसे खीरा, क्योंकि खीरे में वाटर जो कंटेंट होता है वो ज्यादा होता है, अब जैसे उस पर आप नमक डालोगे वो थोड़ा सा वाटरी हो जाता है ना। तो वही चीज है। तो लेखक की क्या स्थिति हुई थी? लेखक को क्या मतलब, लेखक उन्हें फेंकने को ललायित हो रहे थे, लेखक उन्हें खाने को ललायित हो रहे थे, लेखक उन्हें सूंघने के लिए ललायित हो रहे थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन क्या है? लेखक उसे खाने के लिए लाए। भाई पहले तो वो मना कर चुके थे, लेकिन जब उस तरीके से पनिहाई हुई, उन्होंने फाकों को देखा तो उन्हें भी मन किया कि वो खा लें। अब चूंकि वो मना कर चुके थे, तो जब जो नवाब साहब दोबारा उन्हें आग्रह ऑफर करते हैं कि नहीं खीरा खाइए, तो अब चूंकि एक बार मना कर चुके हैं तो दोबारा जो है अपना सम्मान बचाए रखने के लिए फिर से मना कर देते हैं। लेकिन अंदर से तो उनको इच्छा हो रही थी कि वो एक बार खीरा खा ले, वो इतने अच्छे लग रहे थे खीरे। प्रश्न संख्या 15 है, नवाब साहब ने ना चाहते हुए भी खीरे को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? भाई नवाब साहब ने इतनी मेहनत करी, फिर उसके बाद उन्होंने खीरे को बाहर फेंक दिया। वो चाहते तो नहीं थे कि खीरे को फेंकें, लेकिन तब भी फेंकना पड़ा। ऐसा क्यों किया उन्होंने? पहला ऑप्शन, लेखक पहले खीरा खाने से इनकार कर चुके थे, लेखक पहले खीरा खाने को हाँ कर चुके थे, वे पहले ही खीरा फेंकने को तैयार हो चुके थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई नवाब साहब ने वो खीरे खरीदे खाने के लिए, अब उन्होंने ये नहीं तो सोचा नहीं, तो वो सोच रहे थे हम सेकंड क्लास के डिब्बे में इत्मीनान से बैठकर अकेले में खाएंगे। लेकिन उनकी एकाग्रता में विघ्न पड़ा तब जब आ गए हमारे लेखक। एक तो नवाब साहब सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर करें, ऊपर से खाएं खीरा, अब ये बड़ी मुसीबत। तो उन्होंने तब भी सोचा कि चलो हम खा लेते हैं, अगर हमारे लेखक खा लेते तो शायद नवाब साहब उस खीरे को खा लेते। अब चूंकि एक आम आदमी खीरे को खाने के लिए मना कर चुका है, तो उसी खीरे को एक नवाब कैसे खा सकता है? तो अपनी झूठी शान को बचाए रखने के लिए वो उस खीरे को फेंक देते। तो बेसिकली हमारे लेखक ने उस खीरे को खाने के लिए मना कर दिया, इसलिए उन्होंने उन खीरों को फेंक दिया।
तो सही ऑप्शन है लेखक पहले खीरा खाने से इनकार कर चुके थे। प्रश्न संख्या 16 है, लेखक खाली बैठे क्या अनुमान करने लगे। अब वो खाली बैठे थे तो वो क्या चीज का अनुमान लगा रहे थे। वे अपनी कहानी के बारे में सोच रहे थे, वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के बारे में सोच रहे थे, वे नवाब साहब के कपड़ों के बारे में सोच रहे थे, वे सोच रहे थे कि नवाबी चली गई परंतु आदत नहीं गई। अब जब हमारे लेखक पहुंचे तो नवाब साहब ने कोई तवज्जो नहीं दिखाया कि अभिवादन करें, उन्होंने आंखें चुरा ली। हमारे लेखक भी बैठ गए। अब बैठने के बाद वो क्या सोचते कि भाई इनको इतनी असुविधा और संकोच हुई क्यों हमारे आने से। तो वो क्या सोच रहे थे, वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के बारे में सोच रहे थे, आखिर क्या कारण है उन्हें इतनी असुविधा हुई। प्रश्न संख्या 17 है, नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा। नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट किस लिए खरीदा था। उन्हें लगा होगा कि आज सेकंड क्लास में सफर करके देखा जाए। दूसरा, उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो फर्स्ट क्लास का टिकट ले सकें। ठीक है। तीसरा, उन्हें किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा, यानी कि वो सोच रहे थे क्यों फर्स्ट क्लास के उस डिब्बे में इतना पैसा खर्चा किया जाए, हम सेकंड क्लास में बैठ जाते हैं। चौथा, उनके फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं मिल पाया होगा। तो जो आपका चैप्टर में दिया गया है वो है उन्होंने किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा कि भाई हम इतना पैसा, क्योंकि भाई अब नवाबी तो रही नहीं है, बेफजूल के पैसे क्यों खर्च किए जाएं, इसीलिए उन्होंने बोला भाई जाना तो है ही है, क्या फर्स्ट क्लास का डिब्बा, चलो सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लेकर हम बैठ जाते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहे थे। लेखक किस तरीके से देख रहे थे। भाई नवाब, जब हमारे लेखक पहुंचे तो उन्होंने अभिवादन वगैरह किया नहीं, चुपचाप उन्होंने नजर फेंकी और फेरी और वो अपना बाहर देखने लगे। तो हमारे जो लेखक हैं वो किस तरीके से देख रहे थे, वो कनखियों से देख रहे थे, यानी कि तिरछी नजर से वो उनको देख रहे थे। कनखियों से, गौर से, टेढ़ी नजर से या आश्चर्य से। सही ऑप्शन है कनखियों से देख रहे। भाई इनको कनखियों कहा जाता है क्या, कनखी का पहला शब्द देखना कान, ठीक है, ये फिर है खियों, अखियों का खियों लिया ना, तो जो है ये कान के पास से आंखों के जरिए देखना, ठीक है, इसलिए इसे कनखियों कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, हमारा फेस सामने होगा पर निगाह हमारी ऐसे रहेगी, तो ये कान के पास से निगाह जाती है, इसलिए इसे ऐसे कहते हैं, ऐसा वर्ड है। प्रश्न संख्या 19 है, लेखक के यहाँ धन्यवाद के स्थान पर क्या शब्द प्रयोग किया। लेखक ने यहाँ जो हमारी ये कहानी है पूरी, इसमें जब नवाब साहब ने उन्हें ऑफर किया तो उन्होंने मना किया, और धन्यवाद, भाई उन्होंने ऑफर किया इसका धन्यवाद देना, तो उसके लिए उन्होंने शब्द क्या इस्तेमाल किया था, शुक्रिया। क्या इस्तेमाल किया था, शुक्रिया। सही देखिए, किबला, आदाब अर्ज, शराफत या शुक्रिया। तो सही ऑप्शन क्या है, शुक्रिया। प्रश्न संख्या 20 है, लेखक ने मामूली लोगों की हरकत किसे कहा है। अब मामूली लोग की हरकत उन्होंने कहा, पहले अब ऑप्शन देखेंगे तभी हम बता पाएंगे क्या है। देखिए, सेकंड क्लास में सफर करने को, इस प्रकार खीरा खाने को, खिड़की से बाहर झांकने को या नवाबी रौब दिखाने को। तो लेखक ने मामूली लोगों की हरकत को कहा है इस प्रकार खीरा खाने को, क्योंकि खीरा जो है वो बहुत सस्ता होता है, इसलिए इसे आम लोग खाते हैं, नवाबी लोग नहीं खा सकते। इसलिए खीरा अगर नवाब साहब खा रहे थे तो इसको उन्होंने बोला कि ये तो बहुत ही मामूली सी हरकत है, तो इसे नवाब साहब कैसे कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, नवाब साहब ने खीरा खाने की प्रक्रिया को लेखक ने क्या कहा है। लेखक ने नवाब साहब जो खीरा खा रहे हैं उसकी हरकत को कुछ नाम लेकर पुकारा है। वो नाम क्या है, तृप्ति, इस्तेमाल, एब्स्ट्रैक्ट या ये सभी। तो उन्होंने क्या नाम लिया है, एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जो चीजें नॉर्मल नहीं होकर बिल्कुल अलग सी होती हैं एब्स्ट्रैक्ट कहलाती हैं, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट बोला है। प्रश्न संख्या 22 है, नवाब साहब द्वारा डकार लेना क्या दर्शाता है। अब नवाब साहब ने खीरा काटा, छीला, नमक मिर्च लगाया, सब कुछ किया, अंत में उसे सूंघ कर फेंक दिया, फिर थक के इत्मीनान से हाथ धो के और थक के टॉवल से पोंछ के लेट गए, इत्मीनान जैसे लगता बहुत भारी काम कर लिया हो। और फिर उसके बाद उन्होंने ली डकार। जब आपने कुछ खाया नहीं तो भरे पेट की डकार आई कैसे,
तो लेखक ने इस भरे पेट की डकार को बोला क्या? क्या बोला? पेट भरना, मन भरना, स्वाद लेना या ये सभी। तो नवाब साहब द्वारा डकार लेना दर्शाता है कि उनका पेट भर गया है, क्योंकि वो ये चीज बताना चाहते थे कि मैं ऐसा नवाब हूं कि भाई मैं सूंघ कर भी अपना पेट भर सकता हूं, मगर इतनी तुच्छ वस्तु खा नहीं सकता, क्योंकि आपने नहीं खाई तो मैं कैसे खाऊं। तो वो अपनी नवाबी दिखाने के लिए, रहीसियत दिखाने के लिए, अपने अहंकार को प्रकट करने के लिए वो डकार वो लेते हैं कि हाँ ये पेट भर गया मेरा। प्रश्न संख्या 23 है, नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर क्या कहा? क्या बोला उन्होंने? खीरा लजीज होता है, दूसरा सुपाच्य नहीं होता, मैदे पर बोझ डालता है, या उपरोक्त सभी। तो यहां पर नवाब साहब ने लेखक की ओर देखकर ये सारी, जब उन्होंने डकार ले ली तो डकार लेने के बाद भाई कुछ तो देना था कि भाई हमने तो सूंघ कर फेंक दिया है, तो अब उसके बदले वो बोलते क्या है? वो बोलते हैं कि भाई खीरा होता तो बड़ा लजीज है, सुपाच्य नहीं होता और मैदे पर बोझ डाल देता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 24 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि पेट भरे होने के लिए नवाब साहब की ओर से क्या शब्द सुनाई दिया। भाई पेट भरा है, इसके लिए नवाब साहब की तरफ से क्या शब्द सुनाई दिया? डकार, लजीज, नामुराद या एब्स्ट्रैक्ट। तो क्या सुनाई दिया था? उन्हें सुनाई दिया था डकार, क्योंकि जो उन्होंने डकार ली वो था पेट भरे होने का। भाई हम लोग भी देखिए जब खाना ना अच्छे से खा लेते हैं, बहुत मनपसंद खाना खाओ तो बर्ब आता है ना, डकार को वही बोलते बर्ब आता है। तो वो बर्ब जो है वो हमारे पेट को भरे होने का संदेश देता है, क्योंकि क्या पेट जब भर जाता है तो जो गैसेस कहीं इधर उधर फंसी रह जाती है वो मुंह के जरिए बाहर की तरफ आ जाती है। तो वो आपका बर्ब का जो साइन होता है कि हमारा पेट भरा है, पेट में जगह नहीं है। प्रश्न संख्या 25 है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि हम गौर कर रहे थे में हम शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। अब ये जो पूरा हमने पाठ पढ़ा है इसमें एक गद्यांश में दिया गया है कि हम गौर कर रहे थे, तो इसमें हम शब्द किसके लिए यूज हुआ है? पेट भरने के लिए, लेखक के लिए, नवाब साहब के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिए, खास तौर से अगर आप लखनऊ या अवध रीजन की तरफ अगर आप जाओगे तो वहां जो तहजीब और तमीज की जो लैंग्वेज बोली जाती है उसमें कोई मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता है। ठीक है, अपने लिए कभी भी कोई मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करता। क्या बोलते? हमने ये देखा, हम यहां जाएंगे। तो यहां पर मैं शब्द अहंकार का होने की वजह से नवाबों की जो नगरी लखनऊ है उसमें कभी भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो वहां पर हमेशा मैं के लिए हम इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर ये हम शब्द लेखक के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेखक ने इस्तेमाल किया है कि हम गौर कर रहे थे। नवाब साहब ने खीरों को खिड़की से बाहर क्यों फेंक दिया? क्या कारण था फेंक दिया? अमीरी दिखाने के लिए, पेट भरने के कारण, तबीयत खराब होने के कारण, या इनमें से कोई नहीं? भाई खीरा आपने इतनी जतन से सब कुछ तैयारी की और सूंघ कर बाहर फेंक दिया, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी अमीरी दिखाना चाह रहे थे कि हाँ हम नवाब हैं, आपने खाने के लिए मना कर दिया तो हम भी नहीं खाएंगे और अपनी खरीदी हुई चीज को हम ऐसे ही फेंक देंगे। ये हमारी अमीरी है, हमारा अहंकार नवाबों का जो होता है, जो उसको दिखाने के लिए उन्होंने इस खीरों को फेंक दिया। प्रश्न संख्या 27 है, डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे? अब जब हमारे लेखक पहुंचे तो उन्होंने अभिवादन नहीं करने के कारण हमारे लेखक क्या सोचने लगे, किस चीज का अनुमान लगा रहे थे? दूरी के विषय में, नवीन कहानी के विषय में, रेलवे कर्मचारियों के विषय में, या नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारणों के विषय में? भाई ट्रेन किसी की निजी प्रॉपर्टी तो होती नहीं है। अब अगर कोई एक सफर कर रहा है तो जाहिर सी बात है वहां दूसरा भी आएगा, मगर नवाब साहब जब लेखक को देखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। अब तब अच्छा नहीं लगे तो ना लगे, हमारे नवाब साहब बाहर देखने लगे, लेखक हमारे बैठ गए। अब वो ये सोच रहे कि भाई मैं यहाँ आया तो उन्हें किस बात की असुविधा हो गई, इस तरीके से मुंह बना रहे हैं। तो बैठे बैठे किस चीज का अनुमान लगा रहे थे? वो उनकी असुविधा और संकोच के विषय में अनुमान लगा रहे थे। तो उन्होंने क्या अनुमान लगाए थे? उन्होंने अनुमान लगाए थे कि शायद ये नवाब साहब होते हुए सेकंड क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे हैं,
इसलिए उन्हें अच्छा कोई देख ना ले, इसलिए उन्हें संकोच हुआ। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु खा रहे इसलिए इन्हें असंकोच हुआ। तो कई ऐसे एजम्पशंस वो लगाने लगे कि आखिर इन्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हुई मेरे यहां आने से। प्रश्न संख्या 28 है, नवाब साहब डिब्बे में क्या लेकर चढ़े थे? क्या लेकर आए थे वो? मूली, खीरा, गाजर या पानी? अब भाई ये पूरी कहानी खीरे पर ही चल रही है, तो जाहिर सी बात है नवाब साहब के सामने टॉवेल में खीरे रखे हुए थे तो वो खीरे लेकर ही चढ़े होंगे। तो सही ऑप्शन है वो खीरा लेकर चढ़े थे। प्रश्न संख्या 29 है, नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? नवाब साहब ने खीरे की तैयारी, अब खीरे की तैयारी का मतलब ये थोड़ी ना उसे नहला धुला के कपड़ा पहना के तैयार कर दिया। खीरे का तैयारी का तात्पर्य है कि भाई उसे धो के, सर काट के, घिस के, फिर छील के, काट के, फांके सजा के, नमक मिर्च बुरक के तैयार किया। अब तैयार करने के बाद उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बड़े करीने से फांक उठाई, मुंह तक लाए, सूंघा और सूंघ कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। तो क्या किया? खिड़की के बाहर फेंक दिया, साथ बैठे मुसाफिर को दे दिया, स्वयं खा लिया या लेखक को दे दिया? तो सही ऑप्शन क्या है? वो है खिड़की के बाहर फेंक दिया। प्रश्न संख्या 30 है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने वस्तुतः किस पर व्यंग्य किया है? ये पूरा पाठ अगर हम पढ़ रहे हैं तो इन्होंने किस पर, व्यंग्य का मतलब होता है किसी पर कटाक्ष करना, तंज देना, ठीक है? तो टीजिंग जिसको हम बोलते हैं, तो वो किस पर उन्होंने ये टीजिंग करी है? ये करी है उन लोगों पर जिनके पास से सत्ता तो चली गई लेकिन अभी भी वो रौब उनका कायम है, वो दिखावा उनका कायम है। तो उसके लिए उन्होंने क्या नाम दिया है? उन्होंने नाम दिया है पतनशील सामंती वर्ग। अब पतनशील सामंती वर्ग क्या होता है? सबसे पहले आप सामंत समझो क्या होता है। पहले जो राजा हुआ करते थे उनके अंडर में बहुत बड़ा जगह आती थी जिसमें ना जाने हजारों लाखों गांव हुआ करते थे। तो अब वो हर जगह जाकर तो नहीं देख सकते, तो वो हर एक एरिया के लिए जिसके अंडर कम से कम 20-25 गांव हुआ करते थे उसको नियुक्त कर देते थे, तो वो कहलाता था सामंत। ठीक है, तो सामंत आप समझ गए। तो इस तरीके से एक राजा के अंदर कम से कम नहीं तो कई 100 सामंत हुआ करते थे। ठीक है, अब ये सामंत भी उन गांवों पे एक तरीके से राज किया करते थे। वहां का कर, वहां की देखभाल उनकी मर्जी के हिसाब से ही चलता था, वहां के नियम कायदे। तो एक तरीके से छोटे मोटे वो लोग राजा हो जाया करते थे। तो अब उनकी उतनी शान शौकत थी, सब कुछ था, जैसे राजा का बहुत ज्यादा होता था, इनका थोड़ा कम हुआ करता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सारी राजा रियासतें वगैरह खत्म कर दी गई, एक गवर्नमेंट बना दी गई। तो अब वो सामंती भी चली गई, उनके पास से उनका राजकाज चला गया, लेकिन जो शान और शौकत थी उसको उन्होंने तब भी बनाकर रखा हुआ था। तो इसी को बोला गया जाती हुई जो सामंती व जो जाता हुआ जो राज्य है उसकी शान और शौकत को उन्होंने बनाकर रखा हुआ था और उसका दिखावा करते थे, इसीलिए उसे पतनशील सामंती पर वर्ग पर व्यंग्य कहा है। तो सही ऑप्शन है पतनशील सामंती वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने नवाब साहब से खीरा ना खाने का क्या कारण बताया? लेखक ने ये बोला कि भाई मैं खीरा नहीं खाऊंगा, तो इसका उन्होंने कुछ रीजन भी दिया। क्या रीजन था? अखाद्य वस्तु है, यानी कि खाने लायक वस्तु नहीं है। कमजोर मैदा है, यानी कि हाजमा कमजोर है। पेट भरा हुआ है, यानी कि मेरा पेट अभी भरा है। अजनबियों से कुछ ना लेना, यानी कि मैं अजनबियों से कुछ नहीं लेता। तो उन्होंने क्या बताया था? मेरा मैदा कमजोर है, अर्थात मेरा हाजमा जो है वो थोड़ा सा कमजोर है, आजकल ठीक नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं खीरा नहीं खाऊंगा, क्योंकि खीरा जो है वो थोड़ा सा भारी हो जाता है। फिर है 32 हमारा प्रश्न, नवाब साहब का सहसा क्या करना लेखक को अच्छा नहीं लगा? अब नवाब साहब ने अचानक ऐसा क्या किया जो हमारे लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया? बात करना, खीरा खाना, भाव परिवर्तन करना या जेब से चाकू निकालना? तो अब देखिए, जो नहीं अच्छा लगा वो था भाव परिवर्तन। अब भाव परिवर्तन का यहाँ तात्पर्य क्या है, पहले इसको समझिए। एक्चुअल हुआ क्या, जब हमारे लेखक आए तो उन्होंने कोई अभिवादन नहीं, इवन एक स्माइल तक पास नहीं करी, बिल्कुल मुंह घुमा के बाहर देखने लगे। तो हमारे लेखक भी बैठ गए। तो एक तरीके से यह हुआ कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे से बात करने में या मेरे यहां से आने में। ठीक है, अब हुआ क्या, उसके बाद थोड़ी देर बाद
हमारे नवाब साहब ने उनका अभिवादन किया और उनसे खीरा खाने के लिए पूछा। तो ये चीज एकदम से, पहले तो आप बात नहीं करना चाह रहे हो, फिर हाय हेलो करके आप खीरा खाने के लिए पूछ रहे हो, तो ये जो भाव परिवर्तन था ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। प्रश्न संख्या 33 है, लेखक ने ट्रेन में सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अब हमारे लेखक ने क्यों खरीदा था ये बताइए। अमीरी प्रदर्शन के लिए, नई कहानी के विषय में सोचने के लिए, आरामदायक सफर के लिए, या पैसों की कमी के कारण? तो उन्होंने क्या बताया है कि वो प्राकृतिक नजारों का मजा लेते हुए नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे, इसीलिए वो एकांत चाहते थे। तो सेकंड क्लास के डिब्बे में उन्हें लगा कि कोई नहीं होगा, इसलिए मैं ये टिकट ले लेता हूं। तो सही ऑप्शन है, नई कहानी के विचार के विषय में सोचने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया। प्रश्न संख्या 34 है, खाली बैठे कल्पना करने की आदत किसकी थी? कौन था जो खाली बैठे कल्पनाएं करता रहता था? लेखक की, खीरे वाले की, नवाब साहब की, या पाठक की? तो सही ऑप्शन यहां पर जो लिख रहा है वही जो है खाली बैठे कल्पना करते थे, यानी कि हमारे लेखक, क्योंकि उनको भाई वो एक लेखक हैं, अब वो कल्पनाएं नहीं करेंगे तो कहानी किस तरीके से लिखेंगे? सीधी सी बात है भाई, जितना भी जो साहित्यिक रचना होती है वो इमेजिनेशन पावर पे ही डिपेंड करती है, आपकी कल्पना शक्ति कितनी अच्छी है और आप कहां तक सोच सकते हो, ठीक है ना। तो वही खाली बैठे कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते और तब नई नई कहानियां लिखा करते थे। प्रश्न संख्या 35 है, लेखक के ज्ञान चक्षु किस प्रकार खुल गए, कैसे खुल गए? ट्रेन में मुसाफिरों की भीड़ देखकर, नवाब साहब के खीरा खाने की तैयारी देखकर, नवाब का व्यवहार देखकर, गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार लेता देखकर। तो उनके ज्ञान चक्षु का मतलब होता है चक्षु का मतलब तो होता है आंखें, और ज्ञान का मतलब होता है एकदम से हमारी बुद्धि के कपाट खुल जाना, जिसको हम बोलते हैं वो चीज हो जाना। तो उन्होंने जब खाली पेट, बिना खीरा खाए खाली पेट नवाब साहब को डकार लेते देखा, तो उन्होंने सोचा कि जब बगैर खाली पेट के डकार ली जा, बिना कुछ खाए पिए भरे पेट की डकार ली जा सकती है, तो उसी तरीके से कोई कहानी बिना पात्र के और बिना किसी घटना के भी लिखी जा सकती है। तो ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई कहानी में कोई पात्र ना हो, कोई घटना ना हो और कहानी बन जाए। तो उसी तरीके से खाली पेट डकार ली जाए, ये भी इम्पॉसिबल है। तो उन्हें यह समझ में आया कि नवाब साहब जो है सिर्फ दिखावा करने के लिए बनावटी डकार ले रहे हैं। तो इस तरीके से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। तो सही है, गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से डकार लेते देखकर नवाब साहब को उन लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। प्रश्न संख्या 36 है, मुफस्सिल का क्या अर्थ होता है? मुफस्सिल शब्द जो है वो लिया गया, इसका मतलब क्या है? नगर का मुख्य भाग, नगर का मुख्य चौराहा, नगर का प्रसिद्ध व्यक्ति, या केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। यानी कि सेंटर ऑफ द सिटी के नियर बाय जो एरिया होता है उसे मुफस्सिल कहते हैं। किसी भी सिटी का जो सेंट्रल पॉइंट है उसके आसपास का जितना स्थान होगा उसे मुफस्सिल कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 37, लेखक के अनुसार नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अब यहां पर लेखक के थॉट्स बनाते हैं कि अभी तो हमने भी सोच लिया, अजम्पशन लगा लिया, अब लेखक ने क्या सोचा इस बारे में। अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए, पैसों की किफायत के लिए, का और खा दोनों सत्य है, या कोई भी कथन सत्य नहीं है? तो हम यहां पर बोलेंगे का और खा दोनों सत्य है, यानी कि वो अकेले में यात्रा करना चाहते थे इसलिए, और दूसरा पैसों की किफायत के लिए। ठीक है, तो देखिए यही प्रश्न पहले भी आया है, लेकिन उस समय सिर्फ वहां पर ऑप्शन में पैसों की किफायत था तो हमने उस पर लगा दिया, लेकिन यहां पर सेकंड ऑप्शन भी जो दिया, जो हमारी बुक में था, तो हमने यहां पर दोनों पर लगाया। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपको ऑप्शन में दिया जा रहा है। इसीलिए मैं कहती हूं जब क्वेश्चन हो तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने की, क्या ऑप्शन दिया जा रहा है और क्या सुटेबल लग रहा है, क्योंकि कभी कभी एक क्वेश्चन के कई आंसर होते हैं। उस कंडीशन में आपको देखना है कि उस जो आपके चार ऑप्शन दिए हैं उसमें दिया आंसर कौन सा है। प्रश्न संख्या 38, खीरे को लेकर नवाब साहब के संकोच का क्या कारण था? वो इतना संकोच जो कर रहे थे, इसका कारण क्या था? नवाब को खीरा खाते देखने से कोई क्या सोचेगा?
दूसरा, खीरा एक अपदार्थ वस्तु होती है, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वह अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहता था, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो यहां पर नवाब साहब के संकोच का सबसे बड़ा कारण है कि खीरा एक जो है अपदार्थ वस्तु होती है, इसलिए उसको एक नवाब खाए, उसे खाते हुए कोई देख ले तो क्या सोचेगा, और वो अपना लखनवी अंदाज बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए उसको बिना खाए उन्होंने फेंक दिया। यही उनके संकोच का सबसे बड़ा कारण है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूं पहले भी, क्योंकि खीरा बहुत सस्ता मिलता है इसलिए उसे अपदार्थ वस्तु कहा गया। नवाब जिनकी बहुत ही ज्यादा मान सम्मान होता है, तो वो खीरा कैसे खा सकते हैं, और चूंकि वो एक लखनवी अंदाज अपना बनाए रखना चाहते थे, इसीलिए हमने कहा कि उपर्युक्त तो सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 39, खीरा फेंक देने के बाद नवाब साहब ने क्या किया? जब उन्होंने खीरे की सारी फांकों को सूंघ सूंघ कर फेंक दिया, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? वे गाड़ी से उतरकर चले गए, वे किताब पढ़ने लगे, वे थक कर सो गए, वे दूसरे डिब्बे में जाकर बैठ गए। खीरे की सारी जितना प्रोसीजर उन्होंने अपनाया और सूंघ कर फेंकने का जो भी कार्यक्रम था, उसके बाद वो ऐसे लेटे जैसे लगता है ये सारा काम करके वो बहुत थक गए हों। तो सीधे क्या हुआ था, वो थक कर सो गए थे। प्रश्न संख्या 40 है, नवाब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का लेखक पर क्या असर पड़ा? लेखक ने जो नवाब साहब ने जो खीरा सूंघ कर जो फेंक दिया और उससे जो संतुष्ट होकर वो लेटे, तो उसके बाद लेखक ने इसके बाद क्या उनके ऊपर क्या असर पड़ा? लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक को कोई नई कहानी का आइडिया मिल गया, लेखक के सामने नवाब की पोल खुल गई, या का और खा दोनों सही है। तो यहां पर हम कहेंगे पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। लेखक के ज्ञान चक्षु खुले और उन्हें नई कहानी का आइडिया मिल गया। तो यहां पर कथन फोर्थ हमारा सही है, जहां का और खा सही है। प्रश्न संख्या 41 है, लेखक ने नवाब साहब के सामने बैठकर आंखें क्यों चुराई? क्या कारण था? लेखक जो है जब बैठे तो नवाब साहब के सामने बैठकर भी उन्होंने आंखें चुरा ली। कारण क्या था? शर्म के कारण। लेखक एक बहुत बड़ा व्यक्ति था। तीसरा, अपने प्रति नवाब की अरुचि देखकर। चौथा, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो सही ऑप्शन है, जब हमारे लेखक डब्बे में पहुंचे तो उनके नवाब साहब के बिहेवियर में पूरी तरीके से अरुचि थी लेखक से का अभिवादन करने में, उनसे बात करने में, इसीलिए वो आंखें चुराकर बैठ गए थे। लेखक के प्रति नवाब साहब की अरुचि देखकर उन्होंने अपनी आंखें चुराई थी। प्रश्न संख्या 42 है, अभिवादन कब होना चाहिए? हमें अभिवादन कब करना चाहिए? जाहिर सी बात है, जब हम मिलते हैं तो हमें तुरंत करना चाहिए। ये थोड़ी ना कि थोड़ी देर बैठे फिर उसके बाद याद आया अरे हाय हेलो करना है, या जाने लगे तब करना है। जब हम जैसे ही मिलते हैं तो हम तुरंत अभिवादन करते हैं। सही क्या है? मिलने पर, मिलने के बाद, चलते समय, या कभी कभी। तो सही क्या है? जब हम मिलते हैं तभी हमें अभिवादन करना चाहिए। प्रश्न संख्या 43 है, लखनऊ स्टेशन पर कौन खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं? अब ये कहानी में बताया गया लखनऊ स्टेशन पे कौन है जो खीरे की तैयारी का पूरा तरीका जानते हैं? नवाब साहब, लेखक, खीरा बेचने वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग खीरा बेचते हैं वो उसके तरीके को, पूरे तरीके का मतलब है कि हमें खीरा कैसे खाना है, काटना है, उसकी कड़वाहट निकालनी है, छीलना है, फाके लगाना है, नमक मिर्च डालना है, और फिर उसके बाद वो ग्राहक को देते हैं। तो ये पूरा तरीका जो है खीरा बेचने वाले अच्छे से जानते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, यशपाल का जन्म कब और कहां हुआ? हमारी इस कहानी के जो लेखक है यशपाल जी, उनका जन्म कब और कहां हुआ? ऑप्शन देखिए, 1903 में हिमाचल के शिमला जिले में, 1903 में कश्मीर के जंगू जिले में, 1903 में हिमाचल के कांगड़ा जिले में, 1913 में पंजाब के होशियारपुर जिले में। अगर आपने चैप्टर पूरा पढ़ा हुआ है, लेखक परिचय आप जानते हैं, तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि 1903 में हिमाचल के कांगड़ा जिले में यशपाल जी का जन्म हुआ था।
प्रश्न संख्या 45 है, बीए तक की शिक्षा उन्होंने कहां प्राप्त करी, यानी कि यशपाल जी ने बीए तक की शिक्षा कहां प्राप्त करी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वाराणसी विश्वविद्यालय में, लाहौर के नेशनल कॉलेज में या आगरा विश्वविद्यालय में? तो ये इन्होंने प्राप्त करी बीए तक की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में, क्योंकि भाई जब उनका जन्म हुआ 1903 में, तब तक भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था और 47 तक जब तक वो बड़े हुए तब तक उनका बीए हो चुका था। तो उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज में बीए की शिक्षा प्राप्त करी थी। प्रश्न संख्या 46 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना यशपाल जी की नहीं है? जंजीरें और दीवारें, ज्ञान दान, पिंजड़े की उड़ान या दादा कॉमरेड? तो जो उनकी नहीं है वो है आपकी जंजीरें और दीवारें। प्रश्न संख्या 47 है, वार्तालाप की शुरुआत किसने की? यानी कि लेखक और हमारे नवाब साहब, इन दोनों के बीच बातचीत की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई? लेखक ने की, नवाब साहब ने की, दुकानदार ने की या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे पहले नवाब साहब ने की। नवाब साहब उनका अभिवादन करते हैं और उनसे खीरा खाने का ऑफर देते हैं, जिसे हमारे लेखक ने मना कर दिया था। प्रश्न संख्या 48 है, अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। यहां निर्जन से आप क्या समझते हैं? निर्जन शब्द का तात्पर्य क्या होता है? निर्जन मतलब होता है जहां पर निर मतलब बिना और जन मतलब आदमी, ठीक है, बिना आदमी के। निर्जन मतलब पूरी तरीके से खाली, सन्नाटा जिसको हम बोलेंगे। तो यहां पर गरीब, खाली, भरा या इनमें से नहीं? तो सही ऑप्शन है खाली, निर्जन का तात्पर्य। प्रश्न संख्या 49 है, उदर का क्या अर्थ होता है? उदर का मतलब होता है हमारा पेट। मन, पेट, हृदय। हृदय के लिए हम करते हैं उर और पेट के लिए होता है उदर, मन के लिए होता है हृदय, ठीक है ना, अलग अलग शब्द होते हैं। तो यहां पर उदर का पूछा गया है तो उदर का तात्पर्य है पेट। प्रश्न संख्या 50 है, लेखक ने नवाब के हाव भाव देखकर क्या सोचा? जिस तरीके से लेखक हमारे नवाब साहब रिएक्ट कर रहे थे वो देखकर हमारे लेखक क्या सोच रहे थे? लेखक ने सोचा कि शायद ये दुखी हैं। दूसरा, लेखक ने सोचा कि शायद ये भी किसी कहानी के बारे में सोच रहे हैं। तीसरा, लेखक ने सोचा कि वे यहां से उठकर जाएंगे। चौथा, लेखक ने सोचा कि वे किसी के इंतजार में हैं। तो उन्होंने क्या देखा भाई, इन्होंने भी कोई रास्ता नहीं दिखाया, नवाब साहब ने चुपचाप बैठे थे और लेखक हमारी जो सोच से आए थे नई कहानी के बारे में, इसलिए वो एकांत चाहते थे, इधर नवाब साहब भी एकांत चाहते थे। तो लेखक ने ये सोचा अब देखकर कि हमारे नवाब साहब भी शायद किसी नई कहानी के बारे में सोचने के लिए इस एकांत में आकर बैठे हैं। तो ये उनका अनुमान था सिर्फ, ठीक है ना, जो अनुमान वो लगा रहे थे कि आखिर यहां पर ये अकेले क्यों बैठे हैं, मेरे आने से इतना विघ्न क्यों पड़ा, क्योंकि भाई लोगों के बीच में इस बारे में बात तो हो नहीं रही थी। तो सिर्फ हमारे लेखक एक अनुमान ही लगा रहे थे। तो यहां पर हमने आपके लिए इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुविकल्पीय के रूप में थे प्रस्तुत किए। तो जब भी हम किसी तरह के भी क्वेश्चंस करें, ध्यान रखिए एनसीईआरटी करें या एमसीक्यू करें या मोस्ट इंपॉर्टेंट करें, हम चैप्टर को बार बार एक तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, कहानी को हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जितनी बार हम इसको देखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, हमारा रिविजन होता हुआ चलेगा। तो ध्यान से पढ़िए, एग्जाम्स बहुत करीब हैं ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। और इसके बाद हमारा एग्जाम ओरिएंटेड जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें इसी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।